हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अचीव फिजिक्स पे। आज हम आ गए हैं क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 पे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। एक बार उसको रिकैप करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, किसका? वायर का। रेजिस्टेंस एक वायर का प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण वायर अपने में से फ्लोइंग करंट को अपोज करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस बस एक प्रॉपर्टी है वायर का जिसके कारण वो वायर जो है अपने में से फ्लो होने वाले करंट को रोकना चाहता है, अपोज करना चाहता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। सबसे पहले लेंथ ऑफ द वायर। ये देखिए, जो लेंथ ऑफ द वायर होता है L, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। इसको मिटा देते हैं। जो लेंथ ऑफ द वायर होता है L, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर एक वायर है जिसका लेंथ L है और उसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग वायर को 2L करेंगे, मतलब L से उसका लेंथ बढ़ा करके कितना कर दिए? 2L। तो देखिए लेंथ ऑफ द वायर दोगुना बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी दोगुना बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले लेंथ L था, यहाँ 2L हो गया, तो पहले रेजिस्टेंस R था, यहाँ 2R हो गया। अगर वायर को यहीं पे 3L कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, 3R हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे वायर के लेंथ को बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। वैसे ही अगर वायर के लेंथ को अगर घटा देंगे, मान लीजिए छोटा कर देंगे और L/2 कर दिए, कितना कर दिए? L/2, तो रेजिस्टेंस भी हो जाएगा R/2। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग वायर के लेंथ को बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस साथ साथ में बढ़ता चला जाएगा, और अगर हम लोग वायर के लेंथ को घटाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस उसके साथ साथ घटता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ वायर is directly proportional to resistance of wire। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आप खुद सोचिए कि एक वायर इतना बड़ा है, तो इसमें से पास होने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो चार्ज इसमें से पास होगा, उसको ज्यादा अपोज करना, वो यहाँ पे क्या फील करेगा? एक अपोजिट ये फोर्स फील करेगा, जिससे वो फ्लो, जो उसको फ्लो होने नहीं देगा। ठीक है, अगर यही वायर बड़ा हो जाए तो उसको वही अपोजिट फोर्स ज्यादा फील करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक नहीं फील करना पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा वायर हो गया मान लीजिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फील करना पड़ेगा उसको अपोजिट फोर्स, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है इस केस में। ठीक है, उसके बाद है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर is inversely proportional to area of cross section। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है?
कि अगर ये एक वायर है तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये एक वायर है तो ये वाला इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। तो ये वायर है तो इसका ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। खुद ही सोचिए कि अगर ये देखिए, ये मान लीजिए एक वायर हो गया, इसका एरिया इतना है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से पार हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर देंगे, छोटा कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स को पार होने में यहां से दिक्कत होगा। इलेक्ट्रॉन्स दिक्कत फील करेगा यहां से पार होने में, ज्यादा रेजिस्ट मतलब ज्यादा अपोजिट फोर्स ज्यादा टकराएगा, कोलिजन वहां पे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि एरिया जो है वो कम है, और इस केस में एरिया ज्यादा है, जगह ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर is inversely proportional to the resistance। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो देखिए अब टेम्परेचर ऑफ द वायर कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस को। देखिए रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। मतलब कि अगर किसी वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा। देखिए कैसे, जैसे ये एक वायर है, अब इस वायर में से इलेक्ट्रॉन्स जो है एक साथ यहां से निकलना चाहता है, बाहर जाना चाहता है। अब सारा इलेक्ट्रॉन्स यहां से चाहेगा कि एक बार में निकल जाए, ठीक है। अब एक बार में जब सारा इलेक्ट्रॉन्स निकलना यहां से चाहेगा, जगह तो छोटा है, अब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स एक बार में निकलना चाहता है, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से एक बार में निकलना चाहेगा तो क्या होगा कि यहां पे कोलिजन बढ़ जाएगा, है ना। एक दूसरे से टकराने लगेगा, एक दूसरे में ऐसे रगड़ने लगेगा, घर्षण होने लगेगा, कोलिजन होने लग जाएगा, ठीक है। जैसे कोलिजन बढ़ेगा यहाँ का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है जब तब टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी भी चीज का अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो वहां का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा था तो यहां से इसको निकलने में दिक्कत हो रहा था, ठीक है। कोलिजन ज्यादा हुआ, कोलिजन ज्यादा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ा, ठीक है। सो हम लोग लिखते क्या है इसको कि टेम्परेचर ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, वायर के रेजिस्टेंस का। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए मटेरियल ऑफ द वायर। मटेरियल ऑफ द वायर पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आप कैसा मटेरियल ले रहे हैं वायर का। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब का जो वायर होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। हम लोग घर में कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं घर के वायरिंग के लिए, क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं निक्रोम का,
निक्रोम वायर। तो निक्रोम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। इसीलिए इसको हम लोग, इसी निक्रोम वायर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हम लोग टोस्टर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, जहां जहां मेरे को हीट का काम है, जहां जहां मेरे को किसी चीज को गर्म करके उसका हीट एनर्जी लेना है, वहां पे हम लोग कौन सा वायर इस्तेमाल करते हैं, निक्रोम वायर। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, और हम अभी पढ़े कि रेजिस्टेंस ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। वो टेम्परेचर का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे जहां हम लोग को जरूरत है, जैसे टोस्टर, ब्रेड वगैरह टोस्ट करने में, कपड़ा आयरन करने में लोग निक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हीटर में, हीटर जो होता है उसमें भी निक्रोम वायर होता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोनों एक ही चीज है, चाहे हम रेजिस्टिविटी बोले चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले, दोनों एक ही है। उसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे, रो से, ऐसे ऐसे बनता है ये रो, इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं रो। ठीक है, देखिए होता क्या, पहले ये समझिए होता क्या। मान लीजिए हम एक वायर लिए जिसका लेंथ था 1 मीटर, एक वायर लिए जिसका लेंथ कितना था 1 मीटर, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये वाला एरिया, ये एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक वायर लिए जिसका लेंथ था 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 1 मीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा ना, इसके अंदर ये वायर जो हम लोग को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, हम लोग समझ चुके हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये वायर जो हम लोग को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक वायर जिसका लेंथ है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वही होता है रेजिस्टिविटी। क्या लिखते हैं हम लोग, resistance offered by a wire of length 1 meter and area of cross section 1 meter square is known as रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस उस वायर का जिसका एरिया कितना है, जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर और एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला होगा वो हम लोग देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि पहला चीज पढ़े थे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब रेजिस्टेंस जो है R वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। सबसे पहला इक्वेशन ये कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। जैसे जैसे लेंथ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात की। उसके बाद दूसरा कि रेजिस्टेंस of a conductor is inversely proportional to cross section area। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया इसको बोलते हैं, जैसे जैसे ये क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे ये बड़ा होगा, आराम से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स अगर आराम से निकल रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो दो
इक्वेशन हम लोगों का बनता है। ठीक है, देखिए दोनों को मिला करके थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं ये वाला, तो दो इक्वेशन हम लोगों का क्या बन रहा है देख लीजिए। पहला बन रहा है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देंगे तो क्या ऐसे लिख पाएंगे, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। देखिए RL RL RA RA, ठीक है, सेम चीज को लिख दी है। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा करके यहां पे अगर इक्वल टू लेकर के आना है तो हमको एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो R इज इक्वल टू, यहां कांस्टेंट आएगा ये रॉ L बाई A। सेम चीज लिखे, R प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल टू लगाए, और प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के जब भी इक्वल टू लाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट क्या है, रॉ। ठीक है, तो हो गया रॉ L बाई A। ठीक है, ये जो यहाँ रॉ है ना, रॉ इज proportionality constant called resistivity। ठीक है, रॉ क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। यही रॉ जो है वो रेजिस्टिविटी है। तो इसका मतलब अगर रॉ का फॉर्मूला हम लोग को निकालना है तो रॉ को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर, एक उधर लगाएंगे तो R डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई R इंटू A, और ये मल्टीप्लाई कर देगा डिवाइड बाई L। ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, RA बाई L, मतलब रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, अगर मेरे को इसके यूनिट का बात करना है तो अब देखिए, अगर यूनिट रेजिस्टेंस का यूनिट कितना होता है, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, बाय लेंथ का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर मर जाएगा तो बचेगा ओम मीटर। मतलब यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगा ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ बात करते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए सिल्वर दिया हुआ है कि सिल्वर का रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग सिल्वर का एक वायर लें जिसका लेंथ 1 मीटर हो, जिसका लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। सिल्वर का वायर लिए जिसका लेंथ कितना हो, 1 मीटर, सिल्वर का वायर लिए जिसका लेंथ कितना हो, 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 मीटर स्क्वायर, तो इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम। इसका ये मतलब होता है कि अगर 1 मीटर लंबा वायर लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो अंदर का रेजिस्टेंस होगा 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है।